जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, उसकी स्टडी करेंगे। ये पहला सीरीज है। हम लोग इससे पहले बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके से जो और ज़्यादा अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि देश के संविधान के बारे में, किसके बारे में? देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक को प्रकाशन विभाग द्वारा किस नाम से लॉन्च किया गया है। जो क्वेश्चन ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण हैं, उनका एक संकलन बनाया गया है। उस संकलन पर आधारित एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मन की बात। मन की बात प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम है जो ऑल इंडिया रेडियो पे आता है, अब तो सारे प्लेटफॉर्म पे आता है। दूसरा है मेरे मन की बात, नए भारत का सामवेद या फिर नव भारत गाथा। क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइए? मन की बात, मेरे मन की बात, नए भारत का सामवेद या नव भारत गाथा। ये प्रधानमंत्री जी के भाषणों का संकलन है जो देश के संविधान के बारे में उन्होंने जितने भी भाषण हो गए हैं, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री जी का दूसरा जो कार्यकाल चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। यानी 10 वर्षों से जो भी उन्होंने संविधान के बारे में बोला है, जो भाषण दिया, उस पे, उन स्पीच पे ये आधारित एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है जिसका नाम है मन की बात। नहीं, मन की बात जो है ये रेडियो कार्यक्रम है, उसका नाम नहीं है। इसका सही जवाब है नए भारत का सामवेद। सामवेद के बारे में आप लोग जानते होंगे। वैदिक काल में जो 4 वैदिक ग्रंथ अपने लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद संगीतों पे आधारित था। संगीत के बारे में जो है सामवेद में लिखा गया, वो पुराने ज़माने की बात थी। अब जो नए भारत का सामवेद है वो क्या है? वो भाषणों का, जो उनकी स्पीच है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका संकलन है जिसमें उन्होंने देश के संविधान के बारे में जो भी चीज़ें बोली हैं वो सारा चीज़ उसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम लोग शार्ट में BRI प्रोजेक्ट कहते हैं, से हाल ही में बाहर होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? BRI में बहुत सारे देश शामिल है। ये चीन की वन चीन वन नेशन वन बेल्ट के तहत ये बहुत सारे, एक बहुत बड़े रोड डेवलप कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, जिसमें उनका वो भी चल रहा है, मतलब ऋण देके अपने जाल में फंसाने वाला जो उनका एक स्कीम है, जिसको BRI भी हम सब कह सकते हैं। पाकिस्तान इसी में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान भी इसी में फंसा हुआ है, बांग्लादेश फंसते फंसते बचा है। जितने भी इधर अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनको ये सस्ते में क्या ऋण देता है, फंसाता है, और फिर जो भी उसके ऋण के जाल में फंस जाते हैं उनको जो है ये ज़बरदस्ती इसी तरह से वो शामिल कर लेता है। तो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अभी हाल ही में एक देश इससे अपने अलग हो गया। वो अपने आप को, इसको समझ में आ गया होगा, तो उसने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। उसका नाम है पाकिस्तान, या फिर रूस, या फिर तुर्की, या फिर इटली। पाकिस्तान अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने इतना ऋण ले लिया है कि इनके बस की बात नहीं है कि वो चीन से अलग हो जाए। चीन से अलग होकर इनका सारा कुछ सिस्टम अब उसी के भरोसे चल रहे हैं, तो ये अलग नहीं हुए हैं। रूस इसमें इस तरह से BRI में किसी तरीके से इस तरह से डायरेक्ट उसका पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तुर्की नहीं, राइट आंसर है इटली। इटली जो है, जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसे अपने आप को इसने अलग कर लिया है, उससे ये सेपरेट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत, राजदूत मतलब एम्बेसडर बनाया गया? किसके लिए? यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर किसे बनाया गया? किस क्रिकेटर को बनाया गया? हरभजन सिंह भज्जी को बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, सुरेश रैना को बनाया गया, या फिर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 है, उसको हटा दिया गया है। संविधान का जो आर्टिकल 370 है, जो जम्मू कश्मीर को कुछ अधिकार देता था, उस आर्टिकल को ही संविधान से हटा दिया गया है। इसी अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 370 से रिलेटेड बहुत सारी याचिकाओं पे सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हटाया गया 370 आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 370 का निरस्तकरण किया गया, वो एकदम सही है, संवैधानिक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये भी कहा है केंद्र सरकार को कि भाई इसको जल्दी से, क्योंकि अभी तक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है उसे, तो डायरेक्शन दिया गया है केंद्र सरकार को कि इसे, जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और 2024 के अंत तक है इसका यह जो चुनाव होना है वो चुनाव करा लिया जाए। तो इस चुनाव
के लिए एक लोगों को अवेयर करने के लिए, यूथ को, युवाओं को अवेयर करने के लिए एक क्रिकेटर को चुना गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। जो जितने भी प्रचार होंगे, एडवर्टाइजमेंट होंगे, वो सब कार्यक्रम में इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो कौन से क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर, भज्जी, सुरेश रैना या महेंद्र सिंह धोनी? तो राइट आंसर इसका है सुरेश रैना। हाँ, सुरेश रैना बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत बढ़िया फील्डर थे। तो इनको जो है यूथ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, जो एम्बेसडर इसका नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आउटलुक बिजनेस मैगजीन, एक मैगजीन आती है, हम लोग भी देखे हैं, पढ़े हैं। आउटलुक बिजनेस मैगजीन में से निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को यानी सीएम साहब को चेंज मेकर ईयर ऑफ द ईयर, मतलब चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए उस अपनी सूची में शामिल किया है? तो कौन है चेंज मेकर? सीएम कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, या उत्तराखंड के सीएम हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, या फिर मध्य प्रदेश के सीएम हैं? कहाँ के सीएम हैं जिनको आउटलुक बिजनेस मैगजीन के उनका एक सूची आती है जिसका नाम है चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर, उस सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनको जो है आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने अपने चेंज मेकर्स की सूची में शामिल किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सीमा जो है 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? अगर किसी को स्वास्थ्य सेवा के लिए या शिक्षा के लिए यूपीआई का यूज करना है, अगर किसी को फीस जमा करनी है, या किसी को जो है कहीं मेडिकल खर्च के लिए कुछ पैसा देना है, उसका भुगतान करना है, तो यूपीआई की जो सीमा थी अधिकतम 1 लाख भेज सकते हैं, उस सीमा एक दिन में 1 लाख भेज सकते हैं, तो उसको बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ा के कर दिया गया है? 2 लाख रुपए आरबीआई ने कर दिए, 3 लाख कर दिए, 4 लाख रुपए कर दिए, या फिर 5 लाख रुपए कर दिए को? तो राइट आंसर होगा कि 1 लाख से बढ़ा के इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई द्वारा किया गया। किस लिए किया गया? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यूपीआई की उपयोग की सीमा जो 1 लाख थी उसे बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023, कौन सा शिखर सम्मेलन जिसको हम लोग कहते हैं शार्ट में GPAI, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023, जो कि कब आयोजित हुआ? 12 से 14 दिसंबर के बीच में आयोजन किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया? देहरादून में, लखनऊ में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? इस शिखर सम्मेलन में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हैं, मतलब एक इस तरह का इंटेलिजेंस जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, लेकिन ह्यूमन की तरह सोचता है, ह्यूमन की तरह काम करता है, ह्यूमन की तरह जवाब देता है। तो उससे रिलेटेड एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने इसके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रेगुलेशन नहीं किया गया, इसको नियमित नहीं किया गया, इस पे कानून नहीं बनाए गए, तो ये एक समय भविष्य में आने वाले समय में एक बड़ा खतरा साबित होगा। डीप फेक वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी एक वीडियो जो उनका स्मृति मंदाना वाला जो चेंज होके बनाया गया था, सेम टू सेम लग रहा था, एकदम डिट्टो। तो डीप फेक वीडियो जो बन रहे हैं, डीप फेक इमेज बन रहे हैं, वो तो एक समस्या भविष्य में आएंगी ही आएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक समस्या उत्पन्न करेगी अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया। अगर आतंकवादियों के हाथों लग गया, हैकर्स के पास इसका लग गया, तो ये इसका दुरुपयोग कर सकेंगे। तो इसी समिट में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी विस्तृत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा किया था। तो ये जो समिति हुई थी, ये जो समिट का आयोजन हुआ था, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो हो सकता है कि एग्जाम में कहीं पे पूछ लें। अगले क्वेश्चन पे आ जाए कि हाल ही में क्यूएस स्थिरता रैंकिंग 2023, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसको पहला स्थान दिया गया है। किसमें? क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि स्थिरता रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया इस्लामिया को, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू को, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को? तो ये जो 2023 की जो रैंकिंग हुई है उसमें डीयू को यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला चेस प्लेयर निम्नलिखित में से कौन सी हैं? एक चीज़ हमने जब एक बार और इसको जब क्वेश्चन आया था कि ग्रैंड मास्टर बनता कौन कैसे है,
ग्रैंड मास्टर को जब जो लोग चेस खेलते होंगे उनको पता होगा, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए भी एक तरह से क्वालिफिकेशन है। तो वो एक क्वालिफिकेशन उसको आप लोग पढ़िएगा, मज़ा आएगा। इसको गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। चेस प्लेयर में अगर ग्रैंड मास्टर बनना है तो उसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, या क्या आपको करना पड़ता है। तो अब तक 43 ग्रैंड मास्टर चेस में बन चुके थे। 84वां जो कि हाल ही में अभी बनी है, उनका क्या नाम है? दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, या फिर वैशाली रमेश बाबू, या तानिया सचदेव। तो राइट आंसर है जो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। चेस प्लेयर हैं, हम सभी जानते हैं, और अच्छा खेलती हैं, उनको 84वां ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रांस ने हाल ही में अपने देश के सर्वोच्चम सम्मान जिसका नाम है लेजियन ऑफ ऑनर है। लेजियन ऑफ ऑनर कहाँ का सम्मान है? फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? यश सोमनाथ, जो इसरो के प्रमुख अभी हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च इन्हीं के समय हुआ है, या फिर BR ललितांबिका, या फिर राधा कृष्णन, या फिर नंदिनी हरिनाथ। कौन सी हैं जिनको लेजियन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, उनको सम्मानित किया गया? तो लेजियन ऑफ ऑनर का सम्मान किसको दिया गया है? इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका, इनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 7 से लेके 15 दिसंबर 2023 को मनाया जाने वाला चर्चित त्यौहार हनुक्का त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हाँ, मुझे पता है आप लोगों को ये नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत चर्चित त्यौहार है उस संप्रदाय के लिए, उस समुदाय के लिए जो ये मनाती है। होली दिवाली तो आप लोगों को याद ही है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहूदियों से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है, या फिर ईसाई से संबंधित है? तो ये जो 7 से 15 दिसंबर तक मनाया गया, ये हर साल मनाया जाता है चर्चित त्यौहार और हनुक्का, ये यहूदियों का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। तो राइट आंसर आपका यहूदी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग और जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी स्टडी करेंगे।